ओके। हम लोग पिछले वीडियो में एवरेज वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी क्या है ग्राफिकली भी डिफाइन कर चुके थे और मैथमेटिकली भी डिफाइन कर चुके थे। आज उसी कड़ी में उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 11th का ही है फिजिक्स का, एवरेज एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन। जैसे कि वहां पर आपने कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो रेशियो है किसका, चेंज इन पोजीशन, जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट कहा था, आर टू दी टोटल लाइफ टाइम। ठीक उसी तरह से यहां भी कह सकते हो कि जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो भी रेशियो है चेंज इन वेलोसिटी, और जो चेंज अकर हुआ है जिस टाइम इंटरवल में उसका रेशियो है ना। द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल लाइफ टाइम, इसी को हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन कह रहे हैं। और वेलोसिटी को कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ही, जो चेंज आया है वो भी कोई किसी न किसी डायरेक्शन में होगा ही। तो उसी में हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल टू द टोटल लाइफ टाइम in which a change in velocity occurs। जिस वेलोसिटी का चेंज हुआ है और उसी को कहा करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। जो यहां पर आया है उसी इंटरवल ऑफ टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अ टोटल लाइफ टाइम। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपको अगर सब कुछ ये कहता है कि एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है और फिर वेस्ट में चला गया, तो चेंज देख सकते हैं कि क्या है, या ईस्ट में जा रहा है नॉर्थ क्यों चला गया, तो आप चेंज देख सकते हैं कि क्या है और वो चेंज कितने समय में हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो निकाल कर आप एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि v1 ये वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, और v2 वेलोसिटी उसी पार्टिकल की है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t2। तो निश्चित रूप से देन एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जो कि बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 will be एवरेज एक्सीलरेशन, ये बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1, ये चेंज इन वेलोसिटी है, अपॉन t2 माइनस t1 जो कि चेंज इन टाइम है, जिसको हम डेल्टा v बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, जिसको हम डेल्टा v बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं। ओके, तो कहीं तो कुछ है नहीं। फिर एक बार कह दीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी, किसी पार्टिकल जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल की चेंज इन वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी जो समय लगा है इन दोनों का रेशियो कर देते हैं तो एवरेज एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा। अब the ratio of change in velocity of a moving particle to the total life time in which change in velocity occurs, जिसमें चेंज हुआ है उस टाइम में, इन दोनों का रेशियो क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन है किसका, पार्टिकल का। ओके, हटा दे। जैसे अगर हम ग्राफिकली आपसे कहें
तो निश्चित रूप से आपको जो ग्राफ है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में जरूर कहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि ये जो वाई एक्सेस है इसमें मैंने एक्सीलरेटिंग ये वेलोसिटी ले ली है, इसमें मैंने वेलोसिटी ले ली है, और ये जो है इसमें मैंने समय ले लिया है, टाइम ले लिया है। ओके, ये टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो निश्चित रूप से आपसे कहेगा कि पार्टिकल किधर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो बताएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज इलस्ट्रेटेड एज एन फिगर, इज इलस्ट्रेटेड एज एन फिगर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी पार्टिकल का। ओके, और यहां पर मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि यहां पर वेलोसिटी जो टाइम है वो t1 है, और यहां पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v1 है। ओके, यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो वेलोसिटी पार्टिकल की है वो v2 है, और इंस्टेंट ऑफ टाइम यहां पर कितना है t2 है। ओके, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2 है। इसको मैंने a कह दिया है और इसको मैंने b कहा है, और इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे तो इसको मैंने c कह दिया है। ओके, यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको हम v2 माइनस v1 कह सकते हैं। यहां से यहां तक देखा जाए तो ये चेंज इन टाइम है, जो कि t2 माइनस t1 कह सकते हैं। और अगर हम यहां पर एक लाइन खींच दें ऐसे लाइन खींच दें तो निश्चित रूप से ये एक कॉर्ड का स्लोप हो जाएगा, जो कि मैंने थीटा लिखा है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो एवरेज स्पीड होती, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो एवरेज वेलोसिटी होती। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए निश्चित रूप से एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन इन a time interval t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये बराबर हो जाएगा अब BC बाई AC, अब BC बाई AC, और ये बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसको हम बराबर लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t, और ये बराबर हो जाएगा किसके, tan थीटा की, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट एंगल ट्रायंगल में हुआ करता है क्या, tan होता है, tan थीटा होता है। तो BC बाई AC बराबर हो जाएगा किसके, tan थीटा की हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कह सकते हो कि दैट इज the average acceleration is the slope of line
slope of line, a slope of line connecting to the corresponding points V1, T1 and V2, T2। ये इसको आपने लाइन कहा है, इसका ये क्या है, स्लोप है। The average acceleration is the slope of line connecting to the corresponding points। कौन कौन है, इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो V1, T1, V1, जिसको हम लोग V1, T1 लिख रहे हैं और इसको V2, T2 लिख रहे हैं। एक्चुअली होना चाहिए था कि T1, V1 होना चाहिए, क्योंकि पहले x एक्सिस को लिखते हैं फिर y एक्सिस को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप V1, T1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलेरेशन, और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कॉर्ड का स्लोप है, कॉर्ड का स्लोप है। दिस इज the slope of chord A। ये भी स्लोप है किसका, कॉर्ड का स्लोप। ये थीटा स्लोप है किसका, कॉर्ड का स्लोप। इसका मतलब है कि यहां पर आराम से कह सकते हो कि स्लोप ऑफ कॉर्ड अगर देखा जाए तो इस टाइम इंटरवल में आपको दिखा दी जाएगा, एवरेज एक्सेलेरेशन दी जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपने यहां पर कहा है करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ए और बी को मिलाने वाली लाइन का ये क्या है, स्लोप है, जो कि एक्चुअली क्या है, कॉर्ड है। ओके, तो बाई चांस आपको नंबर कहीं पर दे दे, ये नंबर सब दे दे, यहां पर इसको कैलिब्रेट कर दे, इसको कैलिब्रेट कर दे और आपसे कह दे कि इस टाइम इंटरवल में एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात की जाए तो जैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था, ठीक उसी तरह से यहां पर भी कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसी को आपने सिंपली एक्सेलरेशन भी कह दिया था। ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई डेल्टा टी, और इसी को आप कह रहे हो डी वी वाई डी टी हो जाए। दैट इज the rate of a change of velocity of a moving particle is called its acceleration। क्या कहेंगे, इसका एक्सीलरेशन कहेंगे। तो फिर कुछ आपने नहीं कहा है, आसानी से आपने कहा है कि जैसे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था उसी तरह से आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लिया है ना। जैसे कि अगर हम डेल्टा टी को छोटा करते जाए, ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है और ये डेल्टा वी है, अगर हम इसको छोटा करते जाए तो ये भी छोटा होता जाएगा और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट बन, जो डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है ना, कि if delta x tends to 0 then delta y will also tend to 0, but the ratio of delta y by delta x has a finite value, जिसको आपने डिफरेंशिएशन ऑफ y कहा था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है किसका, वेलोसिटी का है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, या केवल हम एक्सेलरेशन भी कह रहे हैं डी वी बाई डी टी। इसका मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और अगर एक्सीलरेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आपने वेलोसिटी कहा था, तो अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दें तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक ना? तो इस तरह से आप इंस्टेंट, और अगर ग्राफिकली कहना चाहो तो भी आसानी से कह सकते हो। जैसे सब कुछ यही प्लॉट है, यही प्लॉट है। ये प्लॉट है, इस साइड में टाइम है और इस साइड में वेलोसिटी है, और सब कुछ इस नेचर का कोई ग्राफ दिया हुआ है। ओके, इस नेचर का कोई ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे कहता है कि बताइए भाई कि इस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर केवल आपको एक टेंजेंट खींच देना है। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देना है। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देना है। ऐसा पूछ लीजिए कि ये यहां पर है, ये पी पॉइंट पर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टी है, और ये कहीं तक भी आप ले सकते हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन को देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर प्लेस पर बराबर होता है। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सब थीटा है। इससे कितना भी बड़ी लाइन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सुविधा के अनुसार जैसे सपोज मैंने इसको ए कहा है, यहाँ का टाइम अगर हम t1 ले लें और वेलोसिटी को v1 ले लेते हैं, इसको आपने ए कहा, और यहाँ पर टाइम को हम अगर t2 ले लेते हैं और वेलोसिटी को v2 ले लेते हैं, इसको अगर हम इससे मिला देते हैं तो ये c हो जाएगा, इसको आप भी कह सकते हो। तो निश्चित रूप से ये v2 माइनस v1 है, और निश्चित रूप से ये t2 माइनस t1 है, t2 माइनस t1 है। तो यहां पर कह सकते हो कि द एक्सेलरेशन at instant of time at t, the acceleration of at instant of time t will be the slope of a tangent at a corresponding point of P, that is A इक्वल टू हो जाएगा अब BC बाई AC के परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा के, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो निश्चित रूप से इस कर्व में स्लोप्स डिफरेंट होते जाएंगे। तो इसमें आपको जो एक्सटेंशन प्राप्त होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उस पॉइंट पर वो उसका स्लोप आपको क्या दे जाएगा, एक्सीलरेशन दे जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉर्ड का स्लोप जो है वीटी ग्राफ का, वो आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा, और टेंजेंट
का स्लोप जो है वीटी ग्राफ का, वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन दे जाएगा। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ है तो कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा और टेंजेंट का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज एक्सेलेरेशन देगा जो भी टाइम इंटरवल है, और टेंजेंट का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन दे जाएगा। और ये डायरेक्शन आपको क्वेश्चन बताएगा कि किस तरफ पार्टिकल जा रहा है। ओके, तो कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे किसी ग्राफ पर ही आपसे कह दे, ग्राफ पर आपसे कह दे कि सपोज कीजिए हमारे पास वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, ये टाइम है और ये अवधि है, वीटी ग्राफ है, और इस तरह से कोई मुझे ये ग्राफ दिया गया है और आपसे कह दे कि एक पॉइंट ए है जो कि करस्पॉन्डिंग इसका टाइम t1 है, एक पॉइंट बी है जिसकी करस्पॉन्डिंग टाइम t2 है, एक पॉइंट सी है जिसकी करस्पॉन्डिंग टाइम t3 है। आप दावे के साथ कह सकते हो कि यहाँ पर स्लोप कम होगा, उससे ज्यादा यहाँ पर होगा, उससे ज्यादा इसी पॉइंट पर होगा। तो आसानी से कह सकते हो कि जो सी पॉइंट पर t3 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट सी है उस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम बी पॉइंट पर हो जाएगा और सबसे कम ए पॉइंट पर हो जाएगा, सबसे कम ए पॉइंट पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक ना। अगर यही पोजीशन टाइम ग्राफ होता, पोजीशन टाइम ग्राफ होता, यहाँ पर टी और यहाँ पर एक्स है और इसी नेचर का कोई प्लॉट होता, यहाँ पर अगर आपसे ए कहता, यहाँ पर आपसे बी कहता, यहाँ पर आपसे सी कहता और आपसे कहता कि किस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा है, तो सेम तरीके से आप कह सकते हो कि ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है। तो t3 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट सी है, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, उससे कम यहाँ पर होगा और सबसे कम यहाँ पर होगा। तो ठीक इसी तरह से आप कह सकते हो जो वेलोसिटी सी पर है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम बी पर होगी और उससे कम ए पर होगी, यानी सबसे कम वेलोसिटी किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, जो कि स्लोप सबसे कम है। तो टेंजेंट के जो स्लोप्स हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप और ज्यादा, इसका स्लोप और ज्यादा। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा इसमें एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ठीक ना, कहीं अगर हाँ यही अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मोशन यूनिफॉर्म हो जाता, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो जाता और यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती, ठीक है ना। और कोई अगर कह दे कि भाई एक्सेलेरेशन क्या है तो आसानी से कह सकते हो कि एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर कोई डायमेंशनल फार्मूला कह दे तो आसानी से बता सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा m0, चूंकि मास नहीं आता है, L t इनवर्स, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अगर कोई यूनिट्स कह दे तो आसानी से समझ कह सकते हो, इंसीडियस सिस्टम, इंसीडियस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन एसआई यूनिट्स मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस में है और ये एसआई में है। ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ओके, तो कुछ नहीं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और इसी से आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आईटी का क्वेश्चन है। हो सकता है कि नीट में आपसे कर दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल a car is moving. A car is moving. A car is moving with velocity. With velocity 5 meter per second. Eastward. Eastward. यानी पूरब की ओर चल रही है. In 10 seconds. In 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second northward. The average acceleration, of the car in this given interval of time will of v. ओके, तो आप देख रहे हो कि अब कार जो है ईस्ट की ओर जा रही है और 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई इधर नॉर्थवर्ड। तो आपसे कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कार का क्या होगा इस टाइम इंटरवल में, जो कि आपको 10 सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ किसकी ओर, ईस्ट की ओर है, और फिर कार किसकी ओर मुड़ गई, नॉर्थ की ओर मुड़ गई। तो निश्चित रूप से आपको वेलोसिटी का चेंज निकालना पड़ेगा, हम इसको हटा देते हैं। ओके, अब जहां तक ग्राफ का सवाल है, जैसे ये मैंने नॉर्थ ले लिया है, इसको मैंने नॉर्थ कहा है, और ये इसको मैंने ईस्ट कहा है। तो ईस्ट अगर है तो ये निश्चित रूप से वेस्ट हो जाएगा। इसको नॉर्थ कह रहे हो तो ये साउथ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कार ईस्ट की ओर जा रही है, हमने इसकी वेलोसिटी को v1 ले लिया है, ठीक ना, इसकी वेलोसिटी को v1 ले लिया है, अब 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप देख रहे हो कि एक कार मुड़ गई है, किधर, नॉर्थ की ओर मुड़ गई है, इस साइड मुड़ गई है, नॉर्थ की ओर मुड़ गई है, लेकिन वेलोसिटी में के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये v2 है और इसका भी मान 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होने में उसको 10 सेकेंड्स लगे हैं। तो आप जानते हो कि हम वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसी वेक्टर को मैंने यहाँ पर ले लिया है, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये v2 है, तो इसको मैंने यहाँ ट्रांसलेट कर लिया है v2 को। ओके, अब मुझे चेन चाहिए, और चेन में आप जानते हो कि v2 माइनस v1 मुझे चाहिए, v2 माइनस v1 मुझे चाहिए।
तो V2 माइनस V1 प्राप्त करने के लिए करते क्या है कि अगर हम V2 में हम ऐड कर देते हैं नेगेटिव वेक्टर ऑफ V1, तो निश्चित रूप से इतना ही बड़ा वेक्टर हमको इस साइड बनाना होगा, यहां पर करना होगा ये, ठीक ना। ये क्या है, तो माइनस V1 है। अब पैरेललोग्राम से हम इसका दोनों का सम कर लें, ऐसा सम। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आप जो देख रहे हो, ये दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, V2 माइनस V1 कहेंगे। और अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो निश्चित रूप से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मोड है V2 माइनस V1 का, ये बराबर हो जा रहा है किसके, 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, ये वेस्ट है, ठीक है ना, वेस्ट है। और चूंकि ये बराबर है, इसका मतलब निश्चित रूप से एंगल 45 डिग्री का है। तो अब तो आप कह सकते हो आराम से, इसलिए एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द कार, ये बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। ये हमारे हाथ में आ गया है 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड बाई 10 सेकंड। और इसकी डायरेक्शन क्या है आप देख सकते हो, ये हो जाएगा ड्यू नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। इसको अगर हम काट देते हैं तो 2 हो जाएगा, और काटने पर ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू। हम इसको N W भी लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसकी डायरेक्शन को आप कई तरीके से लिख सकते हो, जैसे 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकते हो। आप इसको 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों 45 है। आप इसको लिख सकते हो ड्यू नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो। तो इस तरह से कई सारे डायरेक्शंस, कई सारे तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि 45 डिग्री है। ओके, तो इस तरह से आप एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किए हैं। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने मित्रों से भी कहेंगे कि उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। ओके, थैंक यू।